हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि भौतिक विज्ञान यानी कि फ़िज़िक्स के पोर्शन का है। चैप्टर का नाम है प्रकाश, और आज हम लोग प्रकाश से जुड़ी हुई बातें करेंगे। चैप्टर का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे और 2-4 लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कवर हो जाए चैप्टर पूरा ये। और आपको इस चैनल पर साइंस कम्प्लीटली पढ़ाई जाएगी 9-10th की। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम लोग पहले बात करेंगे कि प्रकाश होता क्या है। देखिए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हम किसी दूसरी वस्तुओं को या अपने आसपास के पर्यावरण को देख पाते हैं। प्रकाश जब किसी भी वस्तु के ऊपर पड़ता है तो वह उस वस्तु के ऊपर पड़ने के पश्चात हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जो हमारी आंखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, ठीक है, जिससे हम दूसरी वस्तुओं को देख पाने में समर्थ हो पाते हैं। जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, क्योंकि मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है तो हम चमक रहे हैं इस प्रकाश में, और आप अपने आसपास की वस्तुओं को देख पा रहे हैं क्योंकि वो प्रकाश जो है आप वस्तुओं के ऊपर पड़ रहा है। वस्तुओं से पड़ने के बाद आपकी आंखों में जा रहा है, आपकी आंखें उस प्रकाश को ट्रैक कर रही हैं। ये संवेदन दृष्टि होता है, और इससे क्या होता है कि आप वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कि अंधेरा होने पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं होता है। तो प्रकाश हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और इसको बोलते हैं प्रकाश की किरण। इस चीज़ को क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण, ठीक है। तो प्रकाश कैसे गमन करता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश किरण उसको बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में या वायु में, आप दोनों में कह सकते हैं। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इतना जो है मीटर पर सेकेंड प्रकाश चलता है, ठीक है। मतलब कि अगर इसको किलोमीटर में देखेंगे तो 1 सेकेंड के अंदर चलता है 3 लाख किलोमीटर के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है अभी तक की, ठीक है। इतनी तेज़ कोई भी चीज़ नहीं चलती है, ठीक। और प्रकाश क्या करता है? जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं उनके आर पार निकल जाता है। जैसे कोई सफ़ेद पन्नी है या कोई शीशा है तो उसके आर पार निकल जाता है। और जो अपारदर्शी वस्तु होती है, जैसे कि हम लोग मार्कर या अपारदर्शी है या कोई भी चीज़, तो उसके आर पार नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो अपारदर्शी वस्तुओं के आसपास प्रकाश नहीं निकल पाता है। जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु के ऊपर पड़ता है तो वह उस पर पड़ कर के बिखर जाता है, जिससे वह वस्तु दिखती है और उसकी परछाई उसके पीछे बन जाती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। प्रकाश का जो स्रोत है पृथ्वी पर, वो क्या है? सूर्य। प्रकाश का पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, ठीक है। और कुछ तारे जो होते हैं वो सूर्य से भी बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उनको हम स्रोत नहीं मानते हैं क्योंकि उनका प्रकाश हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसलिए हम उनको बड़ा स्रोत नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए जो है सूर्य का प्रकाश ही हम लोग के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। ये कुछ बातें थी जो प्रकाश के लिए थी। बाकी प्रकाश की बारे में आपको स्टडी कर लेना, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। आपसे इतना कुछ ज़्यादा पूछेंगे नहीं कि जैसे मान लो बहुत ज़्यादा इसमें बुक में मिल जाएगा कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। ये होती है एंगस्ट्रॉम, ये यूनिट है, मात्रक है तरंग दैर्घ्य का, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा बुक के अंदर लिखा हुआ परिचय के बारे में प्रकाश के, कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित या उत्पन्न नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये पिछली कक्षा में, कक्षा 6, 7, 8 में काफ़ी कुछ पढ़ के आए हुए हैं। 10th में भी थोड़ा सा दिया गया है इसके बारे में, आप वहीं पे पढ़ लेना बुक खोल के। हमने भी आपको बता दिया है। पेपर में ऐसी बातें नहीं पूछेंगे क्लास 10 में वो लोग, तो इतना बहुत है इंट्रोडक्शन प्रकाश के लिए। अब जो सीधा टॉपिक आता है इसके बाद, प्रकाश का परावर्तन, सीधे उस चीज़ की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उससे पहले समझेंगे परावर्तन क्या होता है। जब भी हम कोई भी चीज़ किसी चीज़ पर फेंकें, उससे टकराकर वापस मेरे हाथ में आ जाए, जो कि हम लोगों ने गेंद के रूप में बहुत किया हुआ है। गेंद को पकड़ के दीवार के ऊपर फेंका, फिर दीवार से वापस गेंद आई, कैच कर लिया, ऐसे बहुत करा है हम लोगों ने बचपन में, अब भी कर लेते हैं कभी कभी। तो इस चीज़ को बोलते हैं परावर्तन। अब यही चीज़ अगर गेंद हटा के आप प्रकाश कर दें, आपके पास टार्च है, आप टार्च मारें किसी भी सतह पर, उससे निकल करके प्रकाश वापस कहीं और प्रोजेक्ट हो जाए,
तो उसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी प्रकाश के परावर्तन की, ये होगी जब प्रकाश की किरण या जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, मान लीजिए ये चिकना पृष्ठ है, ठीक है, और प्रकाश इसके ऊपर पड़ा, ठीक, और इस पर पड़ने के बाद, टकराने के बाद परावर्तित होकर वापस उसी मार्ग में चला जाए जिधर से प्रकाश आ रहा होता है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश इस दिशा से आ रहा था, चिकने सतह पर टकराया, टकराने के बाद उसी दिशा में चला गया, इसी घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आप ये लिखेंगे कॉपी में कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह या चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो टकराने के बाद यह परावर्तित होकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है जिस दिशा से प्रकाश आया होता है, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, चिकना पृष्ठ, चिकना पृष्ठ, ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है। ये बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरण टकराई है और वहीं से वापस हो गई है, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक लंब खींच दें हम लोग, नॉर्मल, तो ये हो जाएगा नॉर्मल या अभिलंब। आपतित किरण को I से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तित किरण को R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं लगे हाथों प्रकाश के परावर्तन के नियम की, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। तो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक ही तल में होंगे, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक ही तल में होंगे। ये आप लिख लीजिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और एन यानी कि अभिलंब, ये हमेशा एक ही तल में होंगे, ठीक है, सदैव एक ही तल में होंगे, ठीक है बेटा। और जो दूसरा नियम है वो क्या है, आपतित किरण से अभिलंब की तरफ अगर एक कोण बनेगा तो बोलेंगे एंगल I, और परावर्तित किरण से अभिलंब की तरफ अगर एक कोण बनेगा तो उसे बोलेंगे R। तो एंगल I सदैव बराबर होगा एंगल R के, यानी एंगल I इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल R। अब यहाँ पे समझिए, अगर एंगल I 30 है तो एंगल R भी 30 होगा, अगर ये 60 है तो ये वाला कोण भी 60 होगा, ठीक है बेटा। तो ये 2 नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। इसमें क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होंगे, पहली चीज़। दूसरी, एंगल I हमेशा एंगल R के हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। अब ये आपने जान लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के प्रकार की, ठीक है। तो आप लोग ये सब लिखते भी रहिए वीडियो पॉज कर करके। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार यहाँ मान लेते हैं, पहले हम लोग ले लेंगे नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, अजीब बिड़ा, अनियमित परावर्तन, ठीक है। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन, ठीक। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी ये चिकना पृष्ठ है जिसके ऊपर प्रकाश की किरणें आईं, ठीक, और प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमेशा एक ही पैटर्न पे आएंगी, ठीक है। हमेशा इसे मान लिए हमने क्या कहा था कि आने वाली किरण जो होती है वो आपतित किरण होती है, परावर्तित हुई जो किरण होती है वो परावर्तित किरण होती है, ठीक है। अब सारी जो आपतित किरण है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ठीक है। तो जो भी किरणें ये आई हैं, ये कैसी किरणें हैं, आपतित किरणें हैं, I1, I2, I3, I4। अब ये जब वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाएंगे, इसे बोलेंगे परावर्तन, ठीक है। नियमित परावर्तन का मतलब होता है कि जिस नियम से किरणें आई हैं और उसी नियम से किरणें परावर्तित हो जाएं, इस घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, मतलब नियमित परावर्तन।
अब देखिए ये वाली कौन सी थी, R1, R2, R3, देखो ये वाली इसे आगे बढ़ाओगे तो कौन सी निकलेगी, ये R4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी चीज़ जो है अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इसमें याद रखना कि नियमित परावर्तन में जिस पृष्ठ के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर, जिस सतह के ऊपर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही होती हैं वो अत्यधिक चिकना पृष्ठ होता है। क्लियर हो गई बात। अब बात करेंगे नियमित परावर्तन की। तो देखिए नियमित परावर्तन में क्या मान लेते हैं, जो सतह है इसमें बहुत पॉलिशदार सतह होती है, अत्यधिक चिकना सतह होता है। ठीक है, अत्यधिक चिकना, बहुत ही चिकना पृष्ठ, पॉलिशदार, और इसमें खुरदरा यानी रफनेस वाला खुरदरा सतह होता है, खुरदरा पृष्ठ होता है। जब इसके ऊपर किरणें आएंगी, मान लीजिए 4 किरणें ले ली इसके ऊपर, एक ये ले ली और एक ये भी ले ली। ठीक है, अब देखिए ये I1, I2, I3, I4। ठीक, अब क्या होगा, ये मान लिया ऐसे निकल गई और ये कौन सी है, R1, और ये वाली ऐसे निकल के जा रही है, ये हो गई R2। अब ये ऐसे निकल गई, ये हो गई R3, और ये वाली ने ये महानता कर दी, इधर आ गई, ये हो गई R4। आप लोग देख रहे हैं कि इस परावर्तन में जैसे किरणें आई हैं वैसे ही गई हैं। इस परावर्तन में आई तो नियमित रूप से हैं, लेकिन गई कैसे हैं, खुरदुरी सतह होने के कारण जो जैसे जा पाई वैसे चली गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, प्रकाश के प्रवर्तन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, नियमित प्रवर्तन, अनियमित प्रवर्तन। ठीक, एक बात याद रखना, प्रकाश का प्रवर्तन के नियम यहाँ भी फॉलो होंगे दोनों और यहाँ भी फॉलो होंगे दोनों। ठीक है, ये याद रखना। आगे जब आप लोग इंटर में जाके पढ़ेंगे चैप्टर, तो वहाँ पे थोड़ा डीपली ये सब चीज़ें बताई जाएंगी कि खुरदरी सतह पे क्या होता है। ठीक है, वो सब समझा जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे इतना बेसिक आपको भी जानना नहीं है। ठीक है, आप ये जान लीजिए कि प्रकाश के प्रवर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित प्रवर्तन, अनियमित प्रवर्तन। और इसका ये फिगर है, आप बना लीजिए, बुक में बना हुआ होगा। और जान लीजिए कि जब नियमित रूप से आपतित किरणें आती हैं और नियमित रूप से ही आपतित किरणें परावर्तित हो जाती हैं तो उनको बोलते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि अनियमित रूप से परावर्तित होने वाली किरणें प्रकाश का अनियमित परावर्तन दर्शाती हैं। क्लियर होगी बात। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण क्या होता है। दर्पण कोई भी सतह होती है, कोई भी पृष्ठ होता है, उसको पॉलिश करके एक कांच का, पहले बात तो ये कांच का हो सकता है। ठीक है, कांच का ही होता है लगभग। तो कांच की सतह को पॉलिश करके दर्पण बनाया जाता है। ठीक है, कांच की सतह के एक तरफ अगर आप पॉलिश कर देंगे, दूसरी तरफ क्या होता है, आपको प्रतिबिंब दिखने लगता है, अपना चेहरा दिखने लगता है। ऐसी वस्तु को दर्पण बोलते हैं। इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रभाव होता है, उपयोग होता है। दिन भर हम लोग दर्पण के आसपास घिरे रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि दर्पण का प्रकार क्या होता है। 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक है, पहले बात करेंगे हम लोग समतल दर्पण की। समतल दर्पण दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये वाला कहाँ से सतह है, ये है पॉलिश किया हुआ सतह या कलई किया हुआ सतह, पॉलिश किया गया सतह। ठीक है, और इधर क्या बन जाता है, परावर्तक तल। ठीक, और इधर हम लोग क्या देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण देखिए, इधर बात करेंगे। गोलीय दर्पण 2 टाइप का होता है। पहला टाइप होता है इसका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल। और इसका दूसरा टाइप होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण होता क्या है, पहले इसकी बात करेंगे। गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले को काट करके बनाया जाता है। ठीक है, कांच का एक खोखले गोले को काट करके गोलीय दर्पण बनाया जाता है। जैसे कि अगर ये हमारा कोई कांच है और ठीक ये कोई कांच है, ये खोखला गोला है कांच का, आपने अगर ऐसे काटा और बाहर उभरे हुए भाग पर आपने कलई कर दी ऐसे, तो इतना पोर्शन काट के आपने क्या लगाया, अवतल दर्पण ये कहलाएगा। आपने इतना काट के पीछे कलई कर दी। ठीक है,
इधर बन गया परावर्तक तल, इधर बन गया सॉरी उधर नहीं, उधर पॉलिश कर दिया आपने, और इधर बन गया परावर्तक तल। ठीक है, अगर आपने इधर से काट दिया है दर्पण को, यूँ काट दिया, ये छोड़ो, आप यही जो पॉलिश आपने की थी यही चीज़ जो है ऐसे ऐसे मान लो इधर वाला आपने काटा, उसको उधर जाके जो है रख लिया, और अंदर के साइड में आपने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। ठीक है, तो आपकी जो धसा हुआ भाग है उधर बना है पॉलिश वाली सतह। ठीक है, और जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ है। आपकी उभरा हुआ तल क्या है, परावर्तक तल है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल में क्या होता है धसे हुए भाग में परावर्तक तल होता है और उभरे हुए भाग में पॉलिश की हुई होती है, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक तल उभरा हुआ होता है और पॉलिश की जाती है धसे हुए भाग में। ठीक है, इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। दर्पण के बारे में यहाँ बस अब आपको हमने आइडेंटिफिकेशन बताई है कि कैसा होता है समतल दर्पण, कैसा होता है उत्तल दर्पण, कैसा होता है अवतल दर्पण, वो गोली दर्पण जो भाग हैं। इसकी डीपली बात करेंगे किसी और लेक्चर में थ्योरी के साथ, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अब सीधे बात करेंगे प्रतिबिंब की। ठीक है बेटा, तो सीधे बात करते हैं प्रतिबिंब की। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है तो उसका वस्तु का बिल्कुल एक कॉपी दिखता है, नकल दिखती है दर्पण के अंदर। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। ये एक आम सी भाषा है कि अगर आप अपने आप को दर्पण के सामने खड़ा करेंगे, ये दर्पण अपने सामने रख लेंगे, तो आप अपने आप को दर्पण के अंदर देख पाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि दो व्यक्ति आपके जैसे हो गए हैं, एक आप और एक आप जो दर्पण के अंदर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जो आप हैं वो तो आप रियल हैं, और जो आप अंदर देख रहे हैं, दर्पण के अंदर देख रहे हैं, वो आपका प्रतिबिंब है। ये तो एक व्यवहारिक भाषा में, ज़िंदगी की रोज़मर्रा भाषा में बोल देते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है कि दर्पण के सामने जो आप दिखते हैं अपने आप को, या कोई भी वस्तु दर्पण के सामने रखने पर उसके अंदर जो वही सेम चीज़ दिखती है, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब को डिफ़ाइन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखिए प्रकाश की जो किरणें होती हैं जब दर्पण पर पड़ती हैं किसी वस्तु से टकराने के बाद, या ऐसे समझिए कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आप ये कहीं नोट कर लीजिए, हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, लिख लीजिए कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी। ये सब आगे आप समझेंगे, रे डायग्राम्स आएंगे आगे, तो वहाँ पे आप ये बातें समझेंगे किरण आरेख में कि कहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, कहाँ पे वास्तविकता में काट रही है, फिर वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो वहाँ समझेंगे। यहाँ पे खाली आप डेफिनेशन जानिए कि प्रतिबिंब की क्या लिखनी है एग्जाम में आपको, कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं या जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है इसका वास्तविक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा इसका प्रकार होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक क्या होता है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविकता में मिलती हैं या जिस बिंदु पर वास्तविकता में काटती हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती नहीं है लेकिन काटती हुई प्रतीत लगता है कि अगर आगे मतलब जो है काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहाँ पे क्या होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यहीं पे आप याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल में आसानी रहेगी, हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्लियर हो गई बात। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जहाँ पर वास्तविक रूप से एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पे मिलता है वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर
काटती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ मिलता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखा गया है। इसके आगे की जो बातें हैं, इसके आगे के जो पॉइंट हैं वो अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और इसे शेयर करिए, इसे दूसरे ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और हमें फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू।